कहाँ तक पढ़े थे बताओ बेटा? त्वरण खत्म है ना। जो टर्मिनोलॉजी थी, महत्वपूर्ण शब्दावली थी कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा। अब हम लोगों को पढ़ना है गति के समीकरण, गति के समीकरणों का निगमन। और मुझे लगता है गति के समीकरणों का निगमन हम लोगों ने ग्राफीय मेथड से भी है और कलन विधि से भी है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए पहले समझना होगा हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ आ रही है कि ग्राफ में किसी चीज़ को कैसे दर्शाते हैं, वो चीज़ हम लोग समझ ले रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ग्राफीय निरूपण। इसको बहुत ध्यान से समझना ताकि निगमन में कोई दिक्कत ना हो। और अगर ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल्स भी आसानी से लगेंगे ग्राफ में। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक से पढ़ना है। चलो ध्यान देना, जो ग्राफीय निरूपण हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ध्यान देना। पहला और दूसरा। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा उसमें पढ़ेंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स एक समान गति के लिए। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक समान गति के लिए। समझ आ रहा होगा? अभी समझा रहा हूँ एक समान गति क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे बेटा, हालांकि समझा चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अब असमान गति का मतलब समझना, जब वेग बदल रहा हो। पहले हम लोग टाइम देखें अपना, तब वेग मान लो 10 मीटर पर सेकंड रहा हो, और दूसरा समय देखें कि भाई 10:10 या 10 मिनट हो रहा है आगे, तो देखिए कि उसका वेग बदल गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर अगला 10:30 मिनट पे देख रहे हैं, फिर और बदल गया, भैया 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे जब वेग बदल रहा है तो असमान गति हो रही है। और हम सभी जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन होगा और गति हो रही है तो उसी को असमान गति बोलो या फिर त्वरित गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ध्यान ये भी रखना है, कल तुम आए नहीं थे, त्वरित गति 2 प्रकार की होती है, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। आसान भाषा में समझो, त्वरित गति का मतलब हुआ कि स्पीड बढ़ाओ या घटाओ उसमें त्वरण हो, क्योंकि जब वेग बदलेगा तभी उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। A = v2 - v1 बटे t2 - t1। इसी को लिखते हैं डेल्टा v/। डिफरेंस है ना, अंतर है, तो उसी को डेल्टा v, इसी को डेल्टा t। समय अंतराल और वेग में अंतर, तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब ध्यान देना, अगर समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो उसको बोलते हैं एक समान त्वरित गति। क्या बोलते हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले 1 सेकंड में मान लो आपने बाइक का स्पीड 0 से 5, वेग जो था 0 से 5 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो पहले वेग कितना था? 0। अब वेग कितना है? 5। घटाओगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। इतना वेग का परिवर्तन हो पहले 1 सेकंड में। अब दूसरे 1 सेकंड में 5 से आप 10 कर दो। कितना कर दो? पहले 5 था, बढ़ा के 10 कर दिए। बात समझ आ रही है? लेकिन टाइम वही रहेगा, समय अंतराल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अंतर करो, वेग का अंतर 10 में से 5 जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। जब त्वरण निकालोगे तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल 1 सेकंड, तो 5/5, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ 1 से भाग करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक किसकी वैल्यू है? समय अंतराल की। हम लोग मान रहे हैं कि 1 सेकंड में है ना, तो 1 सेकंड ऐसे। तो जब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसको बोलेंगे एक समान त्वरण। और अगर मान लो पहले आप सेकंड में बाइक चलाएं, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिए 0 से, दूसरे में भैया आप 15 बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए?
5 से डायरेक्ट 15 बढ़ा दिए। अब वेग का अंतर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड से भाग करोगे तो 10 मीटर पर, पहले त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब त्वरण 10 मीटर पर सेकंड। ये एक समान त्वरण नहीं है, तो ये वाला हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। हम लोग को क्या पढ़ना है? एक समान त्वरित गति के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं असमान गति के लिए ना लिख करके त्वरण के हिसाब से लिख रहा हूँ कि एक समान त्वरित गति के लिए, क्योंकि असमान गति में दोनों आ सकता है, एक समान त्वरित गति भी आ सकता है और असमान त्वरित गति भी आ सकता है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग को पढ़ना क्या है? तो असमान गति ही तो पढ़ना है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन, कौन सा? तो आप बताएंगे, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसके लिए पढ़ना। ठीक है, चलो समझ आ रहा? दूसरा ये रहेगा, इसको बोलेंगे बेटा एक समान त्वरित गति। त्वरित गति के लिए दोनों को मैथमेटिक्स के हिसाब से समझ लेते हैं। अगर मैंने कहा एक समान गति के लिए, यानी आप पहले समय देखिए t1 हो रहा था, वेग देख रहे हो मान लो 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे टाइम पे देख रहे हो t2 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे टाइम पे आप किसी वस्तु का वेग देख रहे हो 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रहा है? वेग बदल ही नहीं रहा है, तभी तो एक समान है। तो 5 से स्पीड में चले थे, 5 के स्पीड में ही हो, तो उसको बोलेंगे एक समान गति। अब आपसे यहाँ कोई त्वरण पूछ ले, क्या पूछ ले? त्वरण बताओ। अरे बताओ कि भैया अगर इन दोनों के बीच देखें तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में अंतर, तो वेग में परिवर्तन 5 माइनस 5 बटे समय अंतराल t2 माइनस t1, t2 माइनस, अब कुछ होगा समय अंतराल उसको हटा, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये डेल्टा t मतलब 0। अरे t2 माइनस t1 कुछ हटाओगे, कुछ आएगा समय अंतराल, तो उससे 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे कितना आएगा, यानी त्वरण क्या होगा? तो याद रखना, जब इस टाइप का ग्राफ होगा, एक समान गति हो रही होगी, तो त्वरण आपसे पूछेगा ही नहीं, और पूछेगा भी तो 0 होगा। तो आप इनडायरेक्टली लिख लो, इसका मतलब है कि भैया v कांस्टेंट होगा। v क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा नियत, नियत का मतलब अपरिवर्तित, जो नहीं बदल रहा है। तो कहाँ बदल रहा था? 5 5 5, बात समझ में आ रही है? जो नहीं बदल रहा, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से चले उसी वेलोसिटी से जा रहे हो आराम से, एक ही स्पीड, तो एक समान गति। तो इसका मतलब वेग क्या हो गया? कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं नियत, नियत वेग हो गया। और नियत वेग है तो अभी आपने देखा त्वरण कितना होगा? 0, क्योंकि हमारी परिभाषा ही कहती है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यहाँ वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम लोग एंड करके लिख सकते हैं। यहाँ पर समझना आप लोग, ऐसे कॉमा करके लिख लेना, त्वरण 0। त्वरण क्या होगा? तो ये सब समझना जरूरी है। जितना अच्छा आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो उतना बढ़िया। अब ध्यान देना भैया, यहाँ असमान गति है। क्या है? असमान गति, यानी वेग बदलेगा। वेग बदलेगा सबसे पहली चीज़, तो वेग बदलेगा तो v डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। वेग नियत नहीं होगा, बदलेगा, उसको वेरिएबल लिख दे सकते हैं ना, परिवर्ती वेग। ठीक है, अच्छा अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण होगा, त्वरण होगा, बिल्कुल होगा। तो त्वरण दो तरीके से हो सकता है भाई, असमान त्वरण भी हो सकता है कि पहले 1 सेकंड में 5 का स्पीड बढ़ा दिया, दूसरे 1 सेकंड में 10 का स्पीड बढ़ा दिया। बात समझ आ रही है? मतलब वेग में परिवर्तन समान समय अंतराल में असमान तरीके से कर रहा है, तो वो वाला हमको नहीं पढ़ना। इसीलिए मैंने असमान ना लिख करके एक समान त्वरित गति लिखा है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन तो होगा, लेकिन त्वरण कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? यानी त्वरण नियत रहेगा। समझ गए? बस, तो ये दोनों ग्राफ हम लोग को पढ़ना है। अब बहुत आराम से समझना है भाई, विचार करिए, आप खुद सोचिए इसमें कौन कौन सा ग्राफ हम पढ़ सकते हैं। ध्यान से समझिए। देखो भाई, आप एक समान गति के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहले तो एक ग्राफ आप पढ़ सकते हो इसमें कि भैया हम बी टी ग्राफ पढ़ लेंगे। कौन सा बेटा? कौन सा ग्राफ? बी टी ग्राफ। बी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय, तो वेग समय ग्राफ। अब आप खुद सोचिए, आपको वेग दिया होगा, क्या दिया होगा? वेग, और समय दिया है, तो आपसे पूछेगा क्या? वेग दिया है, समय दिया है, पूछेगा क्या? आप कहोगे सर त्वरण पूछ सकता है,
विस्थापन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो ये तो पूछने से रहा, क्योंकि एक समान वेग है तो 0 हो गया भाई, काम ही खत्म। बचा क्या? विस्थापन। तो पहले ग्राफ से जब बीटी ग्राफ दिया हो, बात समझ आ रही है, तो ज़्यादातर चांस है हम लोग क्या प्राप्त करेंगे उससे? विस्थापन। तो यही चीज़ हम आगे समझेंगे कि विस्थापन निकालने के लिए ग्राफ में क्या करेंगे। और आसान भी है, वेग बराबर विस्थापन बड़े समांतराल। तो वेग दिया है, समय दिया है, तो एक चीज़ हम लोग निकाल नहीं लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। समझ गए? समझना है इसको। अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है? आप कहोगे सर एस टी ग्राफ हो सकते हैं। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन, टी का मतलब टाइम। तो विस्थापन और समय ग्राफ, इसी को पोजीशन बोल देते हैं, स्थिति। भाई विस्थापन क्या बताता है? किसी चीज़ का स्थिति बताता है ना, कि यहाँ से इतनी दूरी पर वहाँ, ठीक है। तो स्थिति समय ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्थिति समय ग्राफ। अभी आगे लिखवाएंगे, अभी केवल समझा रहे हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं इसमें? बस 2 ग्राफ इसमें पढ़ेंगे, ओके। और देखना यहाँ पर बात करें तो जो यहाँ पर ग्राफ पढ़ना होगा, इसमें फिर से बीटी ग्राफ, यानी यहाँ भी वेग और समय ग्राफ पढ़ेंगे। वेग भी होगा, समय भी होगा, क्लियर है? अब यहाँ क्या पूछेगा? त्वरण पूछेगा, क्योंकि एक समान त्वरित गति है। समझ गए? तो भैया वेग और समय दिया है तो विस्थापन पूछ सकता है, और त्वरण, और दोनों पढ़ेंगे। तो विस्थापन तो निकालना यहीं सीख लेंगे, जो तरीका यहाँ होगा वही वहाँ भी काम करेगा, क्योंकि बीटी ग्राफ यहाँ भी होगा और बीटी ग्राफ यहाँ भी है, बस वेग बदल रहा है और क्या, क्लियर? तो सेम तरीके से इसको तो निकालना हम लोग पहले ही सीख लें उसमें, बस यहाँ मेन देखना होगा त्वरण निकालना, क्लियर? अब एक एक ग्राफ में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, और बढ़िया से ध्यान से समझना। 3 ग्राफ का एनालिसिस कर लेंगे, बस काम बन जाएगा। बाकी हमारी समझ पर है, धीरे धीरे समझते रहेंगे। आगे चलें, तो यही वाला पढ़ाने जा रहे हैं, है ना? एक, बस क्या ही ज्ञात करना है आपको, बताओ क्या पढ़े हो? चाल, वेग, विस्थापन, है ना, दूरी और त्वरण। तो कुल मिला के अगर हम लोग समीकरण देखेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताओ इसमें क्या वेग ज्ञात कर सकते हो, त्वरण ज्ञात कर सकते हो, बस समय तो सब में दिया है ना, समय तो सब में दिया है, ठीक है। फिर विस्थापन ज्ञात कर सकते हो, बस, और क्या? तो वेग, त्वरण और विस्थापन, भाई इसी से काम चल जाएगा सब, है ना? तो मैं आपको वेग ज्ञात करना सिखाऊंगा, विस्थापन ज्ञात करना सिखाऊंगा और त्वरण ज्ञात करना सिखाऊंगा। अगर 3 पता चल गया, सबकी कहानी खत्म। आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला एक समान गति के लिए, हाँ भाई चलो हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन करेंगे, इसका ग्राफ पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन है यानी एक समान गति है, एक समान गति है तो वेग क्या होगा? हाँ, कांस्टेंट होगा, यानी कि नियत। और त्वरण 0। समझ आ रहा? हाँ, तो यही पढ़ने वाला है। ये हो गया फर्स्ट। हिंदी पहले लिखवा दिए हैं तो लिखने की जरूरत है एक समान गति के लिए, वहीं से लिख लेना। चलो भाई समझते हैं। अब इसमें मैंने 2 ग्राफ लिखा है, एक बीटी ग्राफ और एक एसटी ग्राफ। तो पहला कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे? बीटी ग्राफ। क्या पढ़ेंगे बेटा? बीटी ग्राफ। चलो हेडिंग बनाएंगे बीटी। मैं पूरा नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। बीटी का, बी का मतलब वेलोसिटी, बी का मतलब बेटा वेलोसिटी, और टी का मतलब टाइम, ठीक है। अगर कोई पूछे हिंदी में क्या बोलेंगे तो आप सब पहले से जानते हो भाई, वेग को, वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वेग। और टाइम को क्या बोलेंगे? समय। तो वेग समय ग्राफ, वेग समय, ये पढ़ने वाला। बताओ समझ आ रहा? क्या पढ़ने वाले इतना समझ आ रहा ना, तब ठीक है भैया। अब देखो 2 राशियां हैं, वेग है और समय है। 2 अक्ष खींच लो, 9th में आप लोगों ने कार्तीय तल पढ़ा होगा, x अक्ष और y अक्ष। किसी भी एक पे समय मान लो और किसी भी एक पे वेग मान लो, किसी भी अक्ष पर, है ना। और ज़्यादा आसान आपके लिए ये होगा कि x अक्ष पे आप समय मान लो और y अक्ष पे आप वेग मान लो। समझ आ रही बात? ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष।
चलो बेटा ध्यान से समझो। अभी ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, बहुत बड़ा है, इतने बड़े की ज़रूरत है नहीं हम लोग को, इतने में हम लोग काम चला लेंगे। चलो बेटा ध्यान से समझना। एक्स एक्सिस पे आप मान लेना टाइम, क्या मान लेना, टाइम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भैया, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं यानी कि समय, शॉर्ट में लिख दें टी, समझ जाओगे। टी हो गया, और यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वी, वी का मतलब वेग, वेलोसिटी है ना। अब ये भी याद रखना, एरो तीर का मतलब बढ़ते हुए दिशा, इधर जैसे जैसे जाओगे बढ़ते हो जाओगे, वो अलग से तीर बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ भी देखो तीर ऊपर की ओर, इसका मतलब ऊपर जाओगे तो बढ़ते हो। और प्रत्येक दूरी मापना कहाँ से, मूल बिंदु ओ, ओरिजिन पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ से ये जीरो हो, यहाँ पर सब जीरो होगा, एक्स अक्ष पर भी जीरो और वाई, ओके समझना। मान लो कोई बिंदु यहाँ पर, बिंदु क्या है जी, क्या है, और यहाँ पर मान लेना बिंदु क्या है अभी, बहुत आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी जानते हो एक्स अक्ष पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाइम, क्या लिख रहे हैं। हाँ तो आप ध्यान देना, यहाँ तो टाइम जीरो होगा, यहाँ से बढ़ेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, बात समझ आ, 5 सेकेंड, ऐसे आगे बढ़ते जाए। तो मान लेना जब हम आगे बढ़ रहे थे कहीं बिंदु ए मिला, तो बिंदु ए की जगह पर मान लेना कि टाइम t1 हो रहा था, क्या हो रहा था बेटा, टाइम, बिंदु ए पर टाइम t1 हो रहा था। आगे बढ़ेंगे समय बढ़ता जाएगा, मान लेना यहाँ टाइम t2, कोई डाउट भाई, ऐसे बढ़ता जाएगा टाइम, हमको नहीं पता ना कितना है, तो t1 और t2। अब आगे समझना, हम लोग को ये भी देखना, बीटी ग्राफ है ना, तो कितने टाइम पे कितना वेग था ये भी देखना। तो वेग को तो हम लोग किस पे मानेंगे, वाई अक्ष पे, किस पे देखेंगे, वाई अक्ष पे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जीरो वेग था 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो t1 टाइम पे कितना वेग है, सॉरी, तो समझ लेना बेटा कि t1 टाइम पे वेग यहाँ पर था ऐसे कुछ v, वेग कितना था बेटा v1, मान लेना कितना वेग था। तो ग्राफ में ऐसे लाइन बनी होती है, ऐसे लाइन बनी होती है ना, ऐसे बनी होती है। तो ऐसे देखते हैं t1 टाइम पे कितना वेग है, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं बिंदु ले लेते हैं, समझ आ रही बात। ऐसे मैं भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ऐसे पतली पतली लाइन बनी होगी पहले से। चलो आपने कह दिया कि भैया t1 टाइम पे, ध्यान समझना, t1 टाइम पे वेग कितना था, v1, वेग कितना था बेटा v1। तो चाहे यहाँ पर v1 लिखा हो चाहे यहाँ लिखो आप v1, क्या लिख देना, बात एक ही है, क्योंकि वेग को तो y अक्ष पर ही देखोगे ना, ऐसे करके, क्लियर। मान लो टाइम बढ़ा तो वेग भी बढ़ के कितना हो गया v2, क्या मान लेंगे, अब बहुलती है सबका, वेग कांस्टेंट है, नियत है, तो समय तो बढ़ेगा लेकिन वेग नहीं बदलेगा, जितना पहले टाइम पर था उतना ही दूसरे, उतना तीसरे, किसी भी टाइम पे देखो उतना ही रहेगा। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वेग नहीं बदलेगा। समझ आया कि नहीं, अरे भाई बस केवल समझाना था, इसीलिए गलती किए थे, क्लियर। चलो भाई अमित ध्यान देना बेटा, तो t1 टाइम पे वेग v1 था, तो t2 टाइम पे भी वेग कितना होगा, उतना ही v1, क्योंकि वो नियत है, वो बढ़ ही नहीं रहा, समय तो बढ़ रहा है ना, वेग बढ़ रहा है और ना वेग घट रहा है, उतना ही है। तो यहाँ पर भी वेग कितना होगा बेटा v1, कितना होगा। और जब v1 है तो v1 क्यों मानना, v मान लो, है ना, v मान ले, आसान रहेगा। तो कह देंगे भैया वेग v था शुरुआत में भी और वेग v अब भी है, और लग रहा है वेग v ही रहेगा क्योंकि नियत है। तो भैया यहाँ पर वेग कितना है, समझ आ रहा है। इस बिंदु को आपने a माना है, इसको मान लेना a डैश, क्या मान लेना बेटा, इसको आपने b माना है, इसको मान लेना b। समझ आ रहा, कोई डाउट। आपको 4 बिंदु मिल गए, चारों बिंदु को आकृति बना लो, घेर लो,
कलर चेंज कर दें, चलो ये ले लिए, ये दिख रहा ना, आकृति बन गया इसमें। समझ आ रहा है? चारों बिंदु अब आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट कर लेना, ए डैश। अब इसमें केवल दूरी, अरे भाई इन सबको पतला कर देते हैं, ठीक है। वो एक ग्राफ में लाइन खींची होती है, उस लाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस वो पता देखने के लिए है ना कौन कहाँ है, तो इसलिए इसको मैं पतला ही रखता हूँ ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस क्लियर है? अब यहाँ पर प्रत्येक दूरी लिख लो कौन क्या है, क्योंकि ग्राफ में चाहे वेग हो चाहे समय हो, सबको दूरी की तरह ही दर्शाते हो, है ना। हाँ देखो, तो यहाँ पर आराम से समझा रहा हूँ कैसे लिखोगे आप। लिखना हियर, यानी कि यहाँ। अब देखो क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी, देख लो ग्राफ में, क्षैतिज का मतलब पड़ी हुई दूरी। तो देखो एक तो दूरी क्या है, ए बी, और दूसरा है ए डैश बी डैश। समझा देते हैं। तो पहला ग्राफ इसलिए पूरा समझा देता हूँ बढ़िया से लिखकर। देखना यहाँ पर ओ ए, ओ से ए तक की दूरी असल में कितनी होगी, T1। भाई एक्स अक्ष पर टाइम ही तो ले रहे थे, तो यहाँ T1 कैसे हो गया, यहाँ पर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो यहाँ T1 पहुँचे ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या है, T1 है। समझ आ रहा है? एंड कमा करके लिखेंगे ओ बी, क्या लिखेंगे बेटा, ओ बी बराबर T2, क्या लिखेंगे, ऐसे बढ़ता जा रहा था। भाई इस बिंदु पर समय इतना हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है पूरी। प्रत्येक दूरी हम लोग यहीं से मापे, ये मोड़। समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा तो पूछना, दोबारा समझाऊंगा। ये सब आप पहले से जानते हो, पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी देख लो। इतना हो गया, ओके। क्षैतिज दूरी में एक और बच रहा है भाई, ओ से ए हो गया, ओ से बी हो गया, लेकिन ये बीच वाला ए बी कितना होगा, और ए बी के बराबर ही ए डैश बी डैश है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भैया ए बी, क्या बेटा, ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है, समझना। आप कह रहे हो सर यहाँ से यहाँ तक कितना है, T1, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, T2। भाई पूरी दूरी T2 है और इतनी दूरी T1 है, पूरी दूरी में से इतनी दूरी हटा दें तो ये दूरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, और वही तो चाहिए हमको, ये भी। समझ आ रहा है? हाँ तो हटाओ, कितना होगा बेटा बताना। नहीं समझ आया? पूरी दूरी कितना है, T2, इतनी दूरी कितना है, T1, पूरी दूरी में से इतना हटाओ, ये मिल जाएगा। तो ये है किसके बराबर, T2 माइनस, समझ आया कि नहीं? कहो तो T1 को यहाँ ऐसे दूरी के फॉर्म में दर्शा दूँ, दर्शा दूँ? नहीं आया समझ? आ रहा है तब ठीक है, चलो अगले में कर लेंगे ऐसा, है ना। अब ये बन गया, बना रहने दो। तो T2 माइनस T1 यानी यही है समय अंतराल, अंतिम समय माइनस, देखो समय अंतराल भी क्या है, दूरी में, समझिए। तो ये चीज़ समझना है ग्राफ में। चलो क्षैतिज दूरी सारी हो गई। ऊर्ध्वाधर देख लो, यानी खड़ी हुई दूरी, ये बी डैश ए डैश, यही देखना है, ओके। तो लिखेंगे एंड क्या भैया, ए डैश बराबर, ये बराबर ही होगा ना बी डैश, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं, और ये किसके बराबर, यहाँ। अरे भैया ये बी हुआ कहाँ से, 0 1 2 3 4 बढ़ता गया होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू की कितनी है इसकी, बी है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बी है, तो इसलिए जो वैल्यू है ये बी के बराबर है। किसके बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे बी, क्योंकि नियत था, तो प्रत्येक समय के दौरान इतना ही रहेगा, ओके। क्या बेटा, ओ से कहाँ तक, देखो देखो भाई देखो, ये सब था बिंदु, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया है, ये सब बिंदु था, लेकिन ये भी क्या है, वैल्यू है। यहाँ तक वेग को वाई अक्ष पे दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर आप ओ ये लिखोगे, ओ T1 नहीं लिखोगे, ओ T1 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तक टाइम है, वो ए की वैल्यू है। अगर बिंदु के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ कोई बिंदु मान लेना, OC, और OC बराबर V हो जाएगा, समझ गए। अगली बार मैं ग्राफ बनाऊंगा जब, अभी नेक्स्ट, तो यहाँ तक पूरी दूरी दर्शा दूंगा ताकि समझ है ज़्यादा बढ़िया से, ठीक। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देखो, क्लियर। चलो
आप देखना बेटा, आसान है, ध्यान देना थोड़ा। भैया वेग और समय दिया है, पूछेगा क्या विस्थापन और त्वरण। त्वरण तो 0 है, पहले से पता है। त्वरण क्या है भैया, तो विस्थापन पूछेगा, है ना। तो आप बताओगे पहले से हमको पता है, चूंकि वेग बराबर क्या होता है बेटा, बिल्कुल सही, विस्थापन बटे समांतराल। ये हो गया, ठीक है। अब वेग और समय तो हमको पता है, विस्थापन चाहिए, क्या चाहिए, विस्थापन रोको समांतराल भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो इसलिए विस्थापन बराबर वेग गुणे, बिल्कुल सही, समांतराल। अच्छा, विस्थापन को हम लोग एस से लिख दें, किससे लिख दें, एस से लिखते हैं, एस बराबर वेग। वेग क्या है ना, देखना वेग तो v है ना, ओके। समांतराल डेल्टा टी मतलब समांतराल, समय का अंतर, यही तो होता है। और डेल्टा टी का मतलब यही तो है, T2 माइनस T1। डायरेक्ट लिख दें, मन के इसी को, समय का अंतर क्या है, समय अंतराल डेल्टा। डेल्टा टी की जगह क्या लिख देंगे, T2 माइनस T1। समय में अंतर, भाई मान लो अभी पहला टाइम था 10:10, दूसरा टाइम जो T2 आपने लिया 10:12, समय अंतराल कितना हुआ, 2 मिनट का। कैसे पता चला, अंतिम समय अंतराल, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो ऐसे यहाँ पर भी अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, T2 माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे भैया T2 माइनस, ओके। अगला स्टेप, S बराबर विस्थापन बराबर B की जगह आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो A डैश लिख लो, चाहो B डैश लिख लो, जो मन का है लिख लो। तो मैं A डैश लिख ले रहा हूँ, ओके, A डैश और गुणे T2 माइनस T1 की जगह चाहो तो A डैश B डैश लिख सकते हो, मतलब ये, या फिर A भी लिख सकते हो। तो मैं A भी लिख रहा हूँ, आप जो मन कहेगा वो लिख लेना। ध्यान देना, ये है क्या, एक आयत है या वर्ग है जो भी है, और इस आयत का ए डैश है क्या, ए डैश लंबाई है, ए डैश क्या है, लंबाई है, और ए बी क्या है, चौड़ाई है। और लंबाई गुणे चौड़ाई होता क्या है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लिख देंगे यहाँ पर S बराबर एरिया ऑफ ए डैश बी डैश बी ए। भाई कोई बंद आकृति होगी तभी तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बंद आकृति में याद रखना पहला और अंतिम बिंदु एक ही होना चाहिए। तो देखो ए और ए, देखो यहाँ से शुरू किए थे, ए डैश बी और ए। अब इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए डैश बी ए, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल। तो याद रखना भैया ये है क्या, विस्थापन, यानी कि बीटी ग्राफ में, कौन से ग्राफ में बेटा, वेग और समय का ग्राफ दिया हो, उनके बीच ग्राफ दिया हो, तो जब भी आपको विस्थापन निकालना होगा तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उस ग्राफ में जो आकृति बन रही होगी, जो भी आकृति बन रही होगी, वर्ग, त्रिभुज, है ना, ट्रिपोजियम, जो भी बन रहा होगा, उसका आप क्या निकाल लेना, क्षेत्रफल। क्या निकालना, हो गया, आप क्षेत्रफल निकाल लेना, बस वही हो जाएगा आपका विस्थापन। क्या हो जाएगा बेटा आपका विस्थापन। यही मुझे समझाना था, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ भाई, ये ग्राफ समझ आया, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना बस, आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी, इतना जानना जरूरी है कि भैया बीटी ग्राफ हो, बीटी ग्राफ में है तो विस्थापन ही पूछेगा, और विस्थापन कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ग्राफ में जो भी आकृति बनेगा उसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, समझिए। तो अगला चलें, बीटी ग्राफ के बाद एसटी ग्राफ, कौन सा, ध्यान से समझना भैया, पहली बार पढ़ रहे हो, परेशान मत होना, आराम से समझ आएगा। चलो भाई एसटी ग्राफ देख लेते हैं। एस का है मतलब विस्थापन, तो विस्थापन को लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब स्थिति और समय ग्राफ। बात समझ में आ रही, पहले टाइम पे स्थिति कहाँ थी, उसकी दूसरे टाइम पे स्थिति कहाँ थी,
और दोनों स्थितियों के बीच का अंतर निकालेंगे न्यूनतम दूरी, तो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। इसमें भी वही सेम एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इतने से काम चल जाएगा ना। ध्यान से देखना बेटा, आप बताएंगे ये एक्स एक्सिस है और ये, अब यहाँ स्थिति और समय, यानी किसी एक अक्ष पर समय मानेंगे, इस समय का मान बढ़ता है, ये क्या होगा आपका, तो आप बता देना कि भैया मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, यहीं से इधर हम लोग टाइम मान लेंगे इस पर, और इस पर मान लेंगे विस्थापन, स्थिति, दूरी, एक्स मान लो, यस मान लो, जो मानते हैं वो लिख लो। क्लियर, क्या लिखना है, यस। चलो भाई यस है, ये स्थिति बताएगा ठीक है कि कितनी दूरी पर है। अब ध्यान देना भैया, एक्स ही मान लो, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, है ना, एक्स थोड़ा ठीक रहेगा। चलो भाई अब इस पे तो टाइम ही मानोगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे बढ़ता जाएगा। कोई दो बिंदु ले लो भाई, दो समय अंतराल आएगा जब, तो दो समयों के बीच का अंतराल देखेंगे, उसी के बीच में पूरा कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ आ रही है, तो कोई दो बिंदु मान लेना, आप बोल देना कि भाई एक बिंदु हम यहाँ मान लेंगे, मान लेना बिंदु ए, और एक बिंदु यहाँ मान लेंगे बिंदु बी। बात समझ आ रही है। और बिंदु ए पर जो समय का अंतर होगा, मतलब समय जो होगा उसको यहाँ पर देखो, इस बार पूरा बना दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक समय कितना है, और यहीं से यहाँ तक समय कितना है। क्लियर है ना ये, बस। भैया यहाँ से यहाँ तक मान लेना T2, क्या मान लेना बेटा, अब तो समझ आ रहा होगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे, T1 मान लेंगे। यहाँ पर समय कितना था बेटा, T1 समय, और यहाँ से यहाँ तक T2। अब आप समझना कि भैया जब T1 समय हो रहा था, हमने घड़ी में देखा अपने, जब T1 समय हो रहा था तो वस्तु कहाँ पहुँचा था, उसकी स्थिति क्या थी, यानी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर था। बात समझ में आ रही है भाई, मूल बिंदु से ही तो बताते हो किसी की स्थिति कितनी दूरी पर, यानी वो वहाँ स्थित है। समझ आ रहा है। तो जब स्थिति को तो हम लोग वाई अक्ष पर दर्शाएंगे, किस पर दर्शाएंगे, वाई अक्ष पर, कि भैया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर इतनी दूरी पर था। तो आप मान लेना कि जब टाइम T1 हो रहा था, हम लोगों ने देखा भाई 0 समय पर तो यही रहेगा, वस्तु भी, स्थिति भी 0। T1 समय बाद देखे तो वस्तु कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच गया होगा। बात समझ आ रही है। ओके, तो स्थिति यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा बेटा, ये आप मान लेना यहाँ से यहाँ तक x1, ये पहली स्थिति है इसकी। बस एक बार आप लोग समझ जाओ, फिर दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी कोई बनाए। हाँ भैया, मान लेना स्थिति x1 है और ये स्थिति कितना है, x2 है। सिंपल सी बात है। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से, समझ आ रहा है। ओके, अब ध्यान देना, ग्राफ में ये लाइन तो बनी होगी ऐसे, ताकि दिक्कत ना हो आपको, है ना। मैं भी बना दे रहा हूँ थोड़ा बहुत ऐसे करके, लेकिन याद रखना जो भी कैलकुलेशन करना है हमको ए और बी के बीच में करना है,
वो आकृति जो बनेगी वही देखना है, यही समय अंतराल होगा। ओके, और यहाँ ग्राफ में ऐसे भी ऊर्ध्वाधर लाइनें भी बनी रहती हैं, तो ये भी बना होगा ऐसे। बस इतने से काम चल जाए। अब ध्यान देना, जब टाइम t1 हो रहा था तो वस्तु कहाँ पहुंचा था, यहाँ x1, उसकी स्थिति क्या थी बेटा, x1 स्थिति थी। इस बिंदु को आपने a माना है, बात समझ आ रही है, तो इसको आप मान लेना a डैश, क्या मान लेना, और वस्तु की स्थिति क्या होगी, x1। समझ आ रहा है कि नहीं, x1। भाई देखो ये t1 समय पे कहाँ पर है वस्तु, x1, y अक्ष पर तो देखेंगे ना। अब देखना t2 समय पे, तो t2 समय पे वस्तु कहाँ पर है, भाई टाइम बढ़ रहा है तो वस्तु का स्थिति भी तो बढ़ रहा होगा, पहले यहाँ तक फिर आगे जाएगा फिर आगे जाएगा, क्योंकि गतिमान तो है भाई, चल तो रहा है तो आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे ही। समझ गए, वापस भी आ सकता है वो तो आगे हम लोग देखते रहेंगे क्या होता है ना। चलो भाई आगे बढ़ रहा था, यहाँ पहुँच गया, तो टाइम 2 यहाँ पर हो रहा है और स्थिति उसकी यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे, तो समय और वो वहाँ पहुँच जाएगा बस, ठीक है। और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो यही दोनों बिंदु से पता कर सकते, इसको बी मान लेते, इसको मान लेना बी डैश, क्या मान लेना बी डैश। देखो इन्हीं दोनों बिंदु से पता कर सकते हो। t1 समय पे यहाँ होगा, देखो समय कितना, जब यहाँ वस्तु पहुँचा तो समय कितना हो रहा है t1, और दूरी कितना तय किया है x1, और जब यहाँ वस्तु है समय कितना हो रहा है t2। अच्छा दूरी कितना हुआ है, दो बिंदु से पता चल रहा है ना, तो ये उसकी स्थिति है, a डैश और b डैश क्या है, स्थिति है। ये t1 समय पे यहाँ था और t2 समय पे वहाँ। अच्छा यहाँ पर उसका वो कितना होगा, दूरी कितना होगा मूल बिंदु से x2। कोई डाउट किसी बच्चे को, तो 4 बिंदु आपको दिख रहे होंगे, a डैश b b, इनको मिला के फटाक से बनाओ, आकृति बनाओ, देखना भैया ऐसे। बन गया, चलो इतना चला लेंगे काम। ग्राफ अच्छे से समझ लो बेटा, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। बिंदु ए हो गया, बी हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, एक बिंदु यहाँ भी मान लो सी, काम लगेगा अभी है ना, बिंदु क्या मान लेंगे इसको सी, ये अब एक एक दूरी को लिख लो बढ़िया से, क्षैतिज दूरी क्या है और ऊर्ध्वाधर दूरी, सबको लिख ले रहे हैं ना बढ़िया से। चलो तो अब ओ ए तो लिखने की जरूरत ही नहीं रही, ग्राफ में दिख रहा है कितना है t1, और ओ बी लिखने की भी जरूरत नहीं है t2, ओ ए डैश लिखने की भी जरूरत नहीं है x1, और फिर ओ यहाँ पर ये देखो बी बी डैश ये x2, सारी पता है, ओ ए डैश नहीं ए डैश है ना, और इसी आकृति से हमको मतलब है जो ए और बी के बीच बन गई। तो चलो भाई क्षैतिज दूरी देख लेते हैं कौन क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ, तो इसको छोटा कर दें, दिख तो रहा ही होगा, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी दूरी क्या है, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे भैया ए बी, क्या निकालेंगे बेटा, और अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी के बराबर ही ए डैश सी, ए डैश, और तो कोई क्षैतिज दूरी है ही नहीं, और क्यों ये बराबर हुआ बेटा, क्यों बराबर हुआ, आयत के आमने सामने की बजाय बराबर, अरे भाई ये आयत ही तो बन रहा है, ये तो जो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही, हाँ तो इतना जल्दी मत भागो भाई, समझते चलो, ए बी ए डैश सी के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे पूरी दूरी t2 है और इतनी दूरी t1 है, अगर हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी हटा दें तो हमको ये दूरी मिल जाए, और वही हमको चाहिए, तो t2 में से क्या करेंगे t1, t2 माइनस, यही समय अंतराल है, याद रखना, समझ आ रहा। तो क्षैतिज दूरी हो गया, ऊर्ध्वाधर देखते हैं, आप बताएंगे कि सर ऊर्ध्वाधर में तो सीधा सीधा दिख रहा है एक ए डैश, क्या दिख रहा है ए डैश, जो कि आयत के आमने सामने के बजाय बराबर होती है, इसलिए BC के बराबर होगा, किसके बराबर होगा
बी सी के बराबर होगा, ए डैश बी सी के बराबर होगा। और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, x1, साफ साफ दिख रहा है किसके बराबर है, x1। तो यहाँ पर बताएंगे भैया ये x1 के बराबर, क्लियर है। और देखो भैया ये तो हो गया, अब बच रहा है बी बी डैश पूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया बी बी डैश। चलो बी बी डैश कितनी दूरी पर है मूल बिंदु से, x2। इसको यहीं लिख लो, ओके। तो ए डैश बी सी बराबर x1 और बी बी डैश बराबर x2। एक दूरी और बच रही है, ये बी डैश सी, क्या बच रहा, आसान है निकाल लेते हैं, देखो बी डैश सी कितनी, तो भैया ये दूरी हमको चाहिए। आपको पूरी दूरी पता है कितना है ना, पूरी दूरी कितना है x2, और इतनी दूरी कितना है साफ साफ पता है। तो अगर हम पूरी दूरी में से ये घटा दें तो ये मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो आपको यही करना है कि पूरी दूरी कितनी है, ये x2 यानी बी बी डैश, क्या है बेटा, बी बी डैश, ये तो पूरी दूरी है। और पूरी दूरी में से घटाना कितना है, बी सी, कितना घटाना, बी सी। तो बी बी डैश पूरी दूरी कितना है x2, और इसमें से घटाना कितना x1। और अगर हम पूरी दूरी में से इतना घटा दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा। मैंने पूरी चीज़ आपको समझा दी, अगर कोई डाउट हो तो बताओ अभी। तो ग्राफ एनालिसिस करने जा रहे हैं ना, आप ध्यान से समझना भी है, आप लोग ध्यान से समझना। कौन सा ग्राफ है, एच टी ग्राफ, बात समझ आ रही है। इसी को एक्स टी ग्राफ भी लिखते हैं, कुल मिला के मैंने नाम लिख दिया, स्थिति समय ग्राफ। जब आपको स्थिति पता है, बात समझ में आ रही है, प्रारंभिक स्थिति पता है x1, अंतिम स्थिति पता है x2, दोनों स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन क्या हो जाएगा, बोलो विस्थापन भाई। प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, दोनों स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन, क्लियर है। विस्थापन पता है और समय अंतराल भी पता है ए से बी के बीच। तो समय अंतराल और विस्थापन पता है, तो क्या ज्ञात करना होगा, वेग। क्या पूछेगा आपसे, वेग पूछेगा ना, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहाँ से हम लोग वेग कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, ध्यान देना थोड़ा। चलो भाई देख लेते हैं, लिखेंगे। हम सभी जानते हैं क्या, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है, विस्थापन बटे, बताओ बेटा, क्लियर है, ये तो फार्मूला ही है। अच्छा, वेग को अगर हम लोग v से लिख दें, कोई दिक्कत। विस्थापन कितना होगा, तो आप कहोगे सर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कहाँ तक है, x2, और प्रारंभिक स्थिति x1, x2 माइनस x1, यही तो होगा, बिल्कुल सही। तो आप बताएंगे सर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, यही हो जाएगा न्यूनतम दूरी, विस्थापन हो गया। बट इस समय अंतराल, अंतिम समय t2, प्रारंभिक समय t1, ए से तो चलना स्टार्ट किया ना, ए और बी के बीच हम देख रहे हैं। तो अंतिम समय t2 माइनस प्रारंभिक समय t1, विस्थापन बटे समय अंतराल मैंने लिख दिया। अब x2 माइनस x1 इसमें देखो कहाँ है, ये इसके बराबर है b डैश सी, इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b डैश सी बटे t2 माइनस t1, ये इसके बराबर है ab। मन कहे ए बी लिखिए, मन कहे ए डैश सी लिखिए, तो मैं ए डैश सी लिख रहा हूँ, थोड़ा समझाना है, ए डैश सी। अब यहाँ पर बताना, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए डैश सी और बी डैश। एक समकोण त्रिभुज देखो ग्राफ में, ए डैश सी बी डैश, ए डैश दिख रहा, सी दिख रहा और बी डैश दिख रहा। त्रिभुज है तो बंद कर देना, ये त्रिभुज देखना। अब इस त्रिभुज में ध्यान देना, अगर हम इस कोण को मान लें कुछ, ध्यान देना, इस कोण को आप कुछ मान लीजिएगा थीटा, क्या मान लेना, थीटा। ढलान बताने के लिए कितना झुका हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज देखना, ये क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा, हाँ समझ आ रहा।
न्यून कोण जो आपने लिया उसके सामने की भुजा लंब। ये भी समझ आ रहा है, जो बच गया वो आधार। क्लियर है। अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें कि बी डैश सी, क्या देख रहे हैं बेटा, बी डैश सी यही देख रहे हैं, और बटे ए डैश सी। तो बी डैश सी क्या है बेटा, लंब। बी डैश सी क्या है इस त्रिभुज में, लंब है ना। और ए डैश सी क्या है, आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे होता क्या है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा। किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। वहाँ पे कोण थीटा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये किसके बराबर है, tan थीटा। तो इस त्रिभुज में क्या लेना बेटा, इस त्रिभुज में बी डैश सी बटे ए डैश सी बराबर होगा tan थीटा के, और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं tan थीटा। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेटा b बराबर tan थीटा। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, या फिर पूरा लिख देगा b बराबर ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं बेटा स्लोप। स्लोप ऑफ ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ ए डैश बी डैश। ये आपको दिख रहा है, एक रेखाखंड दिख रहा है ना, तो भैया रेखाखंड ए डैश और बी डैश का क्या है, ये ग्रेडियंट है या फिर स्लोप है। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको ए डैश बी डैश का प्रवणता। क्या बोलते हैं बेटा, प्रवणता या ढाल। हाँ वही ढलान बोल दो या ढाल। तो ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग को समझना है, यहाँ तक तो ठीक था यार, समझ पा रहे थे कि भैया tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। फिर ये क्या चीज़ बता दी है, तो आप लोग 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, मैथमेटिक्स में। बस समझ आ रही है, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि सरल रेखा की ढाल क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ केवल समझा दे रहा हूँ बस, बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना। होता क्या है, नहीं इतने में समझा दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और समझना होगा क्योंकि ग्राफ हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे अगर ये नहीं जाना। आप बताओगे प्रवणता, रेखा की ढाल या प्रवणता, इसको बेटा यम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, और यम बराबर होता क्या है, tan थीटा। किसके बराबर होता है, अब जरूरी है थीटा क्या है, tan थीटा तो समझ ही आ रहा है, थीटा क्या है तो आप बताएंगे, जहां थीटा जो है एक्स की बिल्कुल सही धनात्मक दिशा से रेखा द्वारा बनाया गया कोण। अब इन्होंने पढ़ रखा ग्राफ, आपने पढ़ा है ना, आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि ये समझ आए। जैसे देखना, ये कोई एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। बात समझ आ रही है, कोई लाइन नहीं है L1, ठीक है, और कोई लाइन नहीं है L2। बात समझ आ रही है, ओके। यहाँ पर मान लो कोण दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है, या ऐसे केवल मान लो, अभी हम लोग को समझना है केवल थीटा। और यहाँ पर कोई कोण दिया है बेटा, मान लेना फाई। क्या दिया है, फाई। चलो भाई आप बताओ, लाइन 1 की प्रवणता M1 मान लेना, पहले रेखा की प्रवणता M1। क्लियर, आसानी समझो। होता क्या है, tan थीटा। किसके बराबर, tan के साथ एक कोण लेते हैं। क्या करते हैं, tan के साथ एक कोण लेते हैं। कोण कौन सा होता है, उस रेखा के द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। अब आप कहोगे सर ये होता है x अक्ष का धनात्मक दिशा, और ये होता है x अक्ष का ऋणात्मक दिशा, और ये होता है y अक्ष का धनात्मक दिशा, और ये होता है y अक्ष का, ये सब तो हम पहले से जानते हैं। अब देखो यही तो लाइन है, ये लाइन जो है वो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, x अक्ष की धनात्मक दिशा। इधर से नहीं देखना, इधर से देखना, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा।
तो बस यही कोण ले लो tan के साथ, इसी कोण को किसके साथ ले लेना। लो लाइन फर्स्ट की क्या होती है, प्रवणता। क्लियर। अगर कोई प्रवणता पूछे तो ऐसे निकालेंगे, और कहीं ऐसे लिखा है तो बता देंगे ये प्रवणता है उसका। अब आप बताओ M2 क्या होगा, मतलब दूसरे लाइन का, दूसरे रेखा का प्रवणता। tan 5 नहीं होगा, वही तो समझाना है। क्यों? क्योंकि x अक्ष की, ध्यान देना भैया, x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ ये इधर से कोण बना रहा है, ये कोण हमको चाहिए, समझ आ रहा है। और हमको कोण दे दिया है ऋणात्मक दिशा के साथ कितना बना रहा है इधर से, तो ये वाला हमको नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आप इतना तो जानते हो पूरा कोण कितना बनता, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इतना घटा दे तो ये मिल जाएगा, तो यही तो चाहिए। तो आप बताओगे सर ये कोण हम लोग को मिल गया, ये कितना होता है 180 डिग्री माइनस 5, है ना। तो आप बता दोगे भैया कुछ नहीं, tan के साथ इसको ले लेंगे, क्या 180 डिग्री माइनस 5, और आसान है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan ऋणात्मक होता है, माइनस कर दिए। 180 में कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती, tan है तो tan ही रहेगा, tan 5। देखो एडवांस तरीका थोड़ा बता रहे हैं, कुछ मत करो। अगर बाईं तरफ से दिया हो यानी निगेटिव डायरेक्शन से कोण दिया है तो वही ले लो, tan 5 ही ले लो, बस उसके सामने क्या लगा देना, माइनस। समझ गए? क्लियर? तो ऐसे अब मुझे लगता है समझ गए होंगे कि प्रवणता क्या होता है। ये सब याद रखना भैया, बहुत काम देगा। अभी देखो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, वहां भी काम देगा, हर जगह काम देगा। ओम का नियम आपने 10th में पढ़ा होगा, वहां भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलो तो आप जानो, क्योंकि ऑप्शन में जरूरी थोड़ा यही लिख कर है, ये लिख के आ जाए तो आप कहोगे भैया ये तो हम जानते नहीं हैं। अब जानते हो, ठीक है। प्रवणता या ढाल का मतलब क्या होता है, tan थीटा। थीटा क्या होगा, x अक्ष। देखो यहाँ भी देख लो, x अक्ष की धन दिशा यही तो है, यही तो है, समांतर मान लेना यहाँ पे है, और इसी की धन दिशा के साथ तो कोण बना रहा है थीटा, तो इसलिए इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, tan थीटा। ए डैश बी डैश की प्रवणता या ढाल किसके बराबर था, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पे इसको लिख दिए। कोई डाउट? सेकंड ग्राफ समझ आ गया, थर्ड देख लो फटाफट, अब ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, ठीक है। हाँ देख लो बेटा, आप ध्यान देना, आप लिखेंगे बस, अब ज़्यादा समझाना नहीं है, जो समझाना था होगा। यहाँ पर अब तो दूसरा वाला हम लोग को पढ़ना है, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। हाँ बेटा, किसके लिए भैया, एक समान त्वरित गति के लिए। किसके लिए बेटा, एक समान त्वरित गति के लिए, ठीक है। और इसमें भी कौन सा ग्राफ देखेंगे हम लोग, लिख दें, हिंदी भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, धीरे धीरे तो रट ही जाएगा। हाँ बेटा, अब त्वरण है तो त्वरण कैसे निकालेंगे, वेग परिवर्तन की दर, यानी हमको वेग में परिवर्तन और समय, तो वेग और समय ग्राफ चाहिए। तो कौन सा ग्राफ यहाँ पढ़ेंगे बेटा, हाँ ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, लिखेंगे टाइम ग्राफ, ओके। वेग समय ग्राफ, कौन सा बेटा, वेग समय ग्राफ, ओके। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस यही एक पढ़ना है, वेग समय ग्राफ, ओके। फटाफट वही चीज, वही काम, एक्स अक्ष, और एक ले लेंगे वाई अक्ष। इतने बन जाएगा, चलो समझते हैं बराबर। ये एक्स अक्ष है, इस पे हम लोग मान लेंगे टाइम, क्या मान लेंगे बेटा, ये वाई एक्सिस है, इस पे हम लोग मान लेंगे वेग, क्या मान लेंगे, वेग, और एरो का मतलब बढ़ते हुए, और यहाँ पर क्या होगा, मूल बिंदु। दो बिंदु ले लो फटाफट, जैसा कि हम लोग पहले भी लेते थे,
मान लेना एक टाइम यहाँ पर होगा और दूसरा सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा t1। क्या होगा बेटा t1। मैं तुरंत अभी इसी समय बना ले रहा हूँ, देखो ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेंगे t1, ठीक है। और भैया यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेंगे, कोई डाउट कि भैया बिंदु ए पर t1 समय हो रहा था, बिंदु बी पर t2 समय हो रहा था, क्योंकि इधर समय बढ़ता जाएगा। ओके, अब इस पे क्या दर्शाएंगे भैया, वेग। क्या दर्शाएंगे बेटा, वाई अक्ष पे वेग दर्शाएंगे। समझना ध्यान से, जैसे जैसे यहाँ 0 होगा आगे बढ़ते जाएंगे, b1 b2 b3 ऐसे बढ़ता जाएगा। मान लेना कि जब समय t1 हो रहा था तब वेग b1 हो रहा था। कितना हो रहा था, b1 वेग हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक हम समय बता देंगे, वो वेग बता देंगे भैया, यहाँ से यहाँ तक का जो वेग है b1। ओके, और जब समय t2 हो रहा था बिंदु बी पर, है ना, तो मान लेना वेग कितना हो रहा था, v2। कितना हो रहा था बेटा, ऐसा समझ लेंगे। ये लो v2 हो गया, समझ आ गया। अब ग्राफ तो यहाँ बना ही होगा पहले से, ग्राफ में ये पतली पतली लाइनें ऐसे खींचेंगे, ऐसे एक यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर लाइनें भी होंगी, वहां पर होगी नहीं होगी, ऐसे यहाँ पर भी होंगी। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं, क्लियर, ध्यान देना। जब टाइम कितना हो रहा था t1, तो वेग कितना था v1, तो ये एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम मान लेंगे कि वेग कितना था भैया v1, कितना था। अब यहाँ परिवर्ती वेग है, एक समान त्वरित है तो वेग बदल रहा है, इसलिए v1 v2 दोनों होगा। पहले में याद रखना एक समान था इसलिए टाइम तो बढ़ रहा था लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा था, ना बढ़ रहा था ना घट रहा था। और यहाँ भी देखो वेग बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, हो सकता है t2 समय पर यहाँ पर आ जाए वेग घट के, ठीक है, तो वहाँ पर त्वरण ना होकर मंदन होगा, वो मैंने पहले ही बताया है आपको, है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार ये कंडीशन पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल में तो सब करना है। ये ए बिंदु था, इसको मान लेना ए डैश, वेग कितना हो रहा था बेटा v1। ओके, अच्छा बिंदु बी पर गए तो समय कितना हो रहा था t2, t2 समय पर वेग कितना हो रहा था v2, एक दूसरे को यहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी स्थिति ये होगी ग्राफ में। ओके, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे बिंदु बी डैश, और यहाँ पर वेग कितना हो रहा था t1 समय पर वेग v1, समय देखा गया t1 समय पर वेग v1, t2 समय पर वेग, समझ आ रहा है। 4 बिंदु मिल गया, सबको मिला के ग्राफ में जो आकृति बन रही बना दो, ये ए बी डैश, और वहां से फिर ये जो भी कैलकुलेशन करना है इसी समय अंतराल में करना है। ये तो ये मत समझना यहाँ भी तो ले लेते बिंदु, नहीं लेना, ठीक है, बस इसी में। ओके, थोड़ा हाईलाइट कर दें। ओके, दिख रहा है। ओके, अब बताओ भाई, वैल्यू सबकी लिख दें, कौन क्या है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ग्राफ थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं या फिर रहने दो, इधर देख लेते हैं, पर्याप्त जगह है हम लोगों के पास। भैया 36 दूरी देख लो, तो 36 दूरी में क्या है ए बी, ये सब तो पहले से लिख दिया, ए बी, और यहाँ पर एक बिंदु और मान लेना, क्या सी, क्या मान लेना बेटा, तो ए बी और ए डैश सी दोनों ही बराबर है, आयत के आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो ए बी और ए डैश सी बराबर ही है, यहाँ पर लिखेंगे ही है, यानी कि ग्राफ में ए बी और बराबर है ए डैश सी, और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी आराम से निकाल लेंगे, पूरी दूरी t2, इतना दूरी t1, t2 में से t1 जाएगा, इतना मिल जाएगा,
तो भैया किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे ये तो T2 माइनस T1 के बराबर। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद क्षैतिज हो गया सब, ऊर्ध्वाधर देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर में साफ साफ दिख रहा है ए डैश और सेम बराबर है BC के, तो ए डैश बराबर है BC के, BC ए डैश के बराबर और वो किसके बराबर, B1 के, किसके बराबर है, समझ आ रहा है। और देखो B डैश किसके बराबर है, यहीं लिख देंगे। यहाँ पर देखना बेटा B डैश, तो सिंपल सी बात है भैया, B से B डैश तक की दूरी कितनी है, B2, तो यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ में ये B2 के बराबर। क्लियर है, आगे चलें। ओके, अब ध्यान देना, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक डिस्टेंस और बच रहा है ये B डैश C, इसको देख लेते हैं। आप सभी जानते हो पूरी दूरी कितना है, BB डैश, पूरी दूरी कितना है BB डैश, BB डैश में से BC घटा दें तो इतना मिल जाएगा, तो आप करेंगे माइनस BC, और सबकी वैल्यू आपने लिखा है। BB डैश की वैल्यू कितना है, B2 कितना है बेटा, माइनस BC की वैल्यू कितना है, यहाँ ना समझ आए, यहाँ भी देखो BB डैश की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू कितना है, तो B2 माइनस, यहाँ वेग और समय दिया है तो आपसे पूछ क्या सकता है, दो ही बचा, त्वरण और विस्थापन। तो विस्थापन तो मैंने पहले ही बता दिया कि भैया ग्राफ में जो भी आकृति बन रही है इसका क्षेत्रफल, इसका, और यहाँ क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज या फिर एक आयत का और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ देना तो निकाल लोगे। बस त्वरण पे फोकस करना है सबसे पहले। चलो त्वरण निकालते हैं, तो बताएंगे चूंकि भैया त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है बेटा, हाँ, तो वेग परिवर्तन ओके बटे समय अंतराल, क्या होता है बेटा, बटे समय अंतराल। ठीक है, त्वरण को A से लिख देंगे और वेग में परिवर्तन कितना हुआ है वो आपको दिख रहा है भैया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग B2 माइनस अंतिम वेग B1 और प्रारंभिक वेग B2, B2 और प्रारंभिक वेग B1, तो B2 माइनस बटे समय अंतराल, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय T2 और प्रारंभिक समय T1, तो T2 माइनस हो गया, B2 माइनस B1 किसके बराबर है, B डैश C, किसके बराबर है, B डैश C बटे T2 माइनस T1 किसके बराबर है, AB, चाहे AB लिखो चाहे A डैश C लिखो, तो मैं A डैश C लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा, बराबर ही है ना, ये A के बराबर होगा। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, A डैश C और B डैश। ध्यान रखना भैया, ये सब बिंदु है, ये सब क्या है, और ये B1 और B2 ये सब क्या है, राशि है, वेग है। ध्यान रखना, मन कहे तो बनाओ, नहीं तो हटा दे कहो तो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसको तो हम लोग हमेशा Y अक्ष पे ही देखेंगे। ठीक है, साफ साफ यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाना। ओके बेटा, ध्यान देना, तो A डैश क्या है, A डैश C B डैश, ये त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में इस रेखा की ढलान आप कुछ मान लेना, मान लो कि यहाँ तक भैया थीटा कोण बना रहा है, क्षैतिज रेखा से कितना कोण बना रहा है, ये क्षैतिज यानी पड़ी हुई लाइन है ना, इसके साथ A डैश B डैश कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो ये वाली लाइन कहीं भी रखोगे क्षैतिज के साथ थीटा कोण ही बनाएगा। क्लियर है, ओके, ध्यान देना। तो इस त्रिभुज में ये B डैश C बटे A डैश C है क्या, तो आप बताएंगे भैया 90 डिग्री के सामने की भुजा काट, उसका तो कोई मतलब है नहीं, वहाँ पे लिखा ही नहीं। न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा जो लिया गया लंब, तो B डैश C क्या है, लंब, क्या है बेटा, लंब, बटे जो बच गया वो आधार A डैश C, आधार। असल में क्या लिखा हुआ है, ये लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इस त्रिभुज में ये tan थीटा के बराबर होगा। ओके, अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए A बराबर, जहाँ B डैश C बटे A डैश C लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा, और यही किसके बराबर है,
एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण थीटा है, इसको tan के साथ लिया गया तो ये प्रवणता होगा। तो इस रेखाखंड ए डैश बी डैश की प्रवणता क्या होगा बेटा, ए डैश बी डैश की ढाल या प्रवणता, दोनों बोलते हैं ना, या तो ढाल बोलते हैं या फिर इसको समझ आया कि नहीं? तो ये आप ऐसे बना लेंगे। हो गया भाई। और अगर कोई विस्थापन कहता है भाई, आप सभी जानते हो विस्थापन की अगर हम बात करेंगे तो निकालना ही नहीं, एक बार तो निकाल चुके ना। आप लिखना एरिया, एरिया ऑफ किसका एरिया, ए डैश बी डैश बी ए, पूरा बंद है ना, पूरे का जो भी आकृति बन रहा हो, एरिया ऑफ, आप लिखेंगे ए डैश बी डैश और फिर बी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले आओ ना, ये तो आ ही गया, और फिर ए, बस इसी का जो एरिया निकाल पाओगे वही विस्थापन के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? ये आज की क्लास समझ आई? तो आज यहीं रोकते हैं, कल से हम लोग गति के समीकरण पढ़ेंगे।